ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। शिव ध्यान करते हुए सुप्रभातम कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हृदयपूर्वक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। डीडी न्यूज पर प्रसारित होने वाला सुप्रभातम कार्यक्रम भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम है, जिसमें प्राचीन तथ्यों और आधुनिक तत्वों का समावेश दिखाने का हम प्रयास करते हैं। कार्यक्रम में आज के अंक में मैं हूं आपके साथ गवीश द्विवेदी। आइए प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। भारतीय ज्ञान परंपरा हो या संस्कृत भाषा शिक्षण, योग प्राणायाम हो या स्वास्थ्य की बात, सभी प्रभाग अपने आप में विलक्षण है। इन्हीं प्रभागों में आपको हम दिखाएंगे सुभाषित और साथ ही कराएंगे आज की तिथिवार आदि से भी परिचित। तो कार्यक्रम प्रस्तुति के इसी क्रम में आरंभ करते हैं आज के पंचांग से और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार एवं नक्षत्र। आज का पंचांग: युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, सोमवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। सनातन वाङ्मय को आचार्यों ने बड़ी ही सुंदरता से छंदों में निबद्ध कर संजोया है, गूढ़ विषयों को सहजता से प्रस्तुत किया है। आज का सुभाषित भी ऐसे ही जीवन की सफलता से जुड़े मार्ग की जानकारी दे रहा है। क्या है सुभाषित का सार, जानने के लिए आइए देखते हैं आज का सुभाषित। देशाचारान् समयान् जाति धर्मान् बुभूषते यस्तु परावरज्ञः स तत्र तत्राधिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति। विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और सामाजिक नियमों को समझने वाले व्यक्ति में उचित अनुचित का विवेक विकसित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है वहां सम्मान प्राप्त करता है और श्रेष्ठ जनों के बीच अपना प्रभाव स्थापित करता है। A person who understands diverse cultures, traditions, and social norms develops the ability to discern right from wrong. Such an individual earns respect wherever they go and establishes a positive influence among noble and distinguished people. भारत की सभ्यता यहाँ के ज्ञान संस्कृति की परंपरा है। इसी परंपरा को सशक्त बनाने वाले राजवंशों में चोल वंश का नाम प्रसिद्ध है। नीदरलैंड से भारत को वापस मिली चोल काल की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं ने एक बार फिर भारत की गौरवशाली विरासत की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। ये ताम्र पट्टिकाएं भारतीय ज्ञान परंपरा, मंदिर संस्कृति और सांस्कृतिक एकता की अमूल्य धरोहर है। विस्तार से जानने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आइए देखिए यह विशेष रिपोर्ट। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। सनातन परंपरा की दो अद्भुत शक्तियां हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृत जहाँ विविध विद्याओं से पूर्ण है, तो वही संस्कृत पर आधारित भारत की संस्कृति यहाँ के पहचान को आकर्षक विस्तार देती है। सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों विद्वानों, गुरुओं, संस्कृति प्रेमियों और अलग अलग साम्राज्यों द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध है चोल वंश,
जिसको उसकी अद्भुत शक्ति प्रदर्शन के साथ ही ज्ञान, संस्कृति और धर्म के संरक्षक के रूप में भी याद किया जाता है। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल शासकों ने दक्षिण भारत को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बनाया और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। शैव परंपरा के उपासक चोल वंश की सबसे महान देन है उनकी अद्भुत मंदिर स्थापत्य परंपरा। चोल काल में निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर भारतीय विज्ञान, वास्तुशास्त्र, गणित और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लगभग 1000 वर्ष पहले निर्मित भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर आज भी अपनी विशालता और स्थापत्य कौशल के कारण दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। चोल मंदिर केवल धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र नहीं थे, बल्कि शिक्षा, शोध, कला, संगीत, नृत्य और सामाजिक जीवन के भी केंद्र थे। चोलकालीन मंदिरों में वेद, आगम, व्याकरण, गणित, ज्योतिष और दर्शन का अध्ययन होता था। मंदिरों से जुड़े मठ और शिक्षण केंद्र ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का कार्य करते थे। चोलकालीन मंदिरों में साहित्य, संगीत और नृत्य की परंपराओं को भी संरक्षण मिला। भरतनाट्यम जैसी शास्त्रीय परंपराओं का विकास चोलकालीन मंदिर संस्कृति से जुड़ा रहा है। मंदिरों में शिलालेखों के माध्यम से प्रशासनिक निर्णय लिखे जाते थे। भूमिदान, जल प्रबंधन, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण मंदिर अभिलेखों में सुरक्षित रखा जाता था। ताम्र पट्टिकाओं में दर्ज बौद्ध विहारों को दिए गए दान इस बात का प्रमाण है कि चोल शासक धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय में विश्वास रखते थे। नटराज की कांस्य मूर्तियों का सबसे बड़ा और कलात्मक विकास चोल सम्राटों के काल में हुआ। गंबन ओट्टाकूथर और सेकक्की झार जैसे महान और प्रतिष्ठित कवियों, विद्वानों का उदय भी चोल काल में ही हुआ। चोल शासकों ने भारतीय संस्कृति को समुद्रों के पार भी पहुंचाया। उनकी शक्तिशाली नौसेना ने दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। 1000 वर्ष पुरानी ताम्र पट्टिकाएं, धातु पर अंकित इतिहास और उनमें संरक्षित भारतीय ज्ञान परंपरा का अमर संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में नीदरलैंड्स ने चोल साम्राज्य की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंप दी, जिन्हें भारत में अनाई मंगलम ताम्रपत्र कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन ताम्र पट्टिकाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन ताम्र पट्टिकाओं में चोल साम्राज्य की उपलब्धियों, सामुद्रिक शक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। अपनी विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पित सरकार ने 2014 के बाद से 600 से अधिक प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां दुनिया के अलग अलग देशों से प्राप्त की हैं। नीदरलैंड से भारत लौटी चोलकाल की ताम्र पट्टिकाएं आज उस सांस्कृतिक विरासत की पुनर्वापसी है, जिसने भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये ताम्र पट्टिकाएं हमें स्मरण कराती हैं कि भारत का इतिहास केवल अतीत नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शक भी है। चोल वंश की ताम्र पट्टिकाएं चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, संरक्षित ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक चेतना आज भी हमें संदेश देती है कि सभ्यता की वास्तविक शक्ति उसकी विरासत, उसके ज्ञान और उसके मूल्यों में निहित होती है, जो विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना सिखाती है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।
भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब क्रम स्वास्थ्य प्रभाग का, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं कल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज, जल्द लौटेंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है और अब समय हो चला है स्वस्थ जीवन की यात्रा के विषय में चर्चा करने का, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य को देखने के एक नए और समग्र नज़रिए की। तो आइए जुड़िए हमारे साथ योग 360 में और समारंभ कीजिए स्वस्थ जीवन की एक नई पहल का। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी खुजली की समस्या, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो धीरे धीरे पूरे परिवार में फैल सकती है? आज हम बात करेंगे इसी सेंसिटिव प्रॉब्लम, दाद यानी रिंगवर्म की। दिखाई देता है एक छोटा सा गोल निशान, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है फंगल इन्फेक्शन का बड़ा खतरा। सवाल ये नहीं है कि ये किसे हो सकता है, सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। आइए आपको बताते हैं। रिंगवर्म यानी दाद की समस्या आम है, जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। दाद एक प्रकार का फंगल संक्रमण है जो त्वचा की ऊपरी परत पर विकसित होता है। रिंगवर्म इन्फेक्शन एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद पैदा करने वाले फंगस गर्म और नम क्षेत्रों में पनपते हैं। दाद होने की संभावना तब अधिक होती है जब व्यक्ति को पसीना अधिक आता है और शरीर के कुछ भाग गीले रहते हैं। रिंगवर्म से राहत और बचाव में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। साफ सफाई की आदत अपनाइए, फंगल इन्फेक्शन से खुद को बचाइए। करके नियमित योग अभ्यास इम्यूनिटी को बनाइए स्ट्रॉन्ग, रिंगवर्म के खतरे को घटाइए। इम्यूनिटी यदि कमज़ोर है तो ये समस्या लोगों को होती है। उसके लिए आपके लंग्स अच्छे होने चाहिए और दूसरा आपका पेट उसके लिए ठीक रहना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे 2 अभ्यास जो आपके रिंगवर्म यानी आपकी दाद की समस्या को ठीक कर सकते हैं। पहला अभ्यास है भुजंगासन। भुजंगासन में आप उल्टा लेट जाएंगे। इस प्रकार से आप आए और आप धीरे से उल्टा लेट गए। दोनों पैरों को पीछे की ओर, आपके पंजे पीछे की ओर रहेंगे और अपनी एल्बोज को अपने शरीर से सटा करके रखें। श्वास को अंदर भरते हुए शरीर को इस प्रकार से ऊपर की ओर उठाएंगे। जैसे ही आप इस प्रकार से अपने शरीर को उठाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्त आसन। सीधा लेट जाएंगे। सीधा लेटने के बाद आप करेंगे पवन मुक्त आसन। अपने लेफ्ट लेग को इस प्रकार से आपने बेंड किया, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए अपने घुटने को अपनी छाती से लगाने का प्रयास और अपनी नासिका को अपने घुटने से लगाएंगे। दूसरे पैर को जमीन से ऊपर उठाएंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर लगभग 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। उसी प्रकार से आप वापस जाएंगे और फिर इसी अभ्यास को अपने राइट लेग से करेंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए इसी प्रकार से आप यहाँ पर 10 सेकंड का लगभग होल्ड करेंगे। ये अभ्यास 2-2, 3-3 बार दोनों पैरों से करेंगे और उसके बाद दोनों पैरों को एक साथ बेंड करके
श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लेकर आएंगे। ध्यान रहे, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है वो अपनी गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। ये 2 अभ्यास आपके इम्यून पावर को बढ़ाएंगे। पेट को ठीक रखने के लिए शरीर को डिटॉक्सिफाई करना भी जरूरी है। उसके लिए एक षटकर्म की क्रिया जिसको बोलते हैं कपालभाति। कपालभाति कैसे करते हैं? किसी भी सुखात्मक आसन में आप धीरे से बैठ जाएंगे और कमर गर्दन इसमें सीधी रहेगी। श्वास को बाहर निकालते हुए पेट अंदर की ओर जाएगा और श्वास बाहर की ओर आएगी। एक बार देख लीजिए किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से आप श्वास बाहर निकालेंगे और टमी अंदर की ओर जाएगी। ये अभ्यास आप लगभग 5 मिनट तक हर रोज कर सकते हैं और आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होने लगेगा। कपाल मीन्स फोरहेड, भाती मीन्स लाइट, यानी आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। अगर चाहते हैं कि स्किन हेल्थ रहे टॉप गियर तो त्वचा को रखिए क्लीन एंड क्लियर। लीजिए ऐसी हेल्दी बैलेंस डाइट जिससे रिंगवर्म इन्फेक्शन का कम हो फियर। आयुर्वेद कहता है कि केवल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से ही आपको बात नहीं बनेगी। ये जो रोग होता है इसका मूल कारण हमारा इंटरनल इम्बैलेंस भी होता है। हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से पित्त दोष की अधिकता होती है और कफ दोष की अधिकता से ये रोग होता है, जिसको मॉडर्न जो साइंस है उसमें फंगल इन्फेक्शन का नाम दिया जाता है। तो कैसा हो हमारा आहार? यदि आपको रिंग वॉर्म्स हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कूलिंग चीज़ें लें, नारियल पानी लें, आंवले का जूस बहुत अच्छा है। आप एलोवेरा का थोड़ा फ्रेश उसका जेल खा सकते हैं, एलोवेरा का जूस भी पी सकते हैं। हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, जो पानी वाली सब्जियां होती हैं, तरी वाली सब्जियां बनाएं, लौकी, तोरी, टिंडा। सफ़ेद पेठे का रस सुबह आप आधा कप वो खाली पेट वो पी सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। नीम बहुत अच्छा रहता है, नीम को आप ऐसे भी सेवन कर सकते हैं, नीम को पानी में उबाल करके उसको थोड़ा वॉश कर सकते हैं। हल्दी भी बहुत अच्छा काम करती है, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। हल्दी को सरसों के तेल में मिला करके पेस्ट बना करके वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो है बेकरी आइटम्स नहीं खाने, ख़ास तौर से जो है ब्रेड है, बिस्किट है, या कई तरह के जो आइटम्स आजकल मिलते हैं उनका सेवन नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है, और साथ में ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे हीट बढ़ती है। तीखा, मिर्च, मसाला, अचार, खटाई, इन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। रिंगवर्म इन्फेक्शन को कहना है बाय तो स्वच्छता को अपनाएं। प्रयोग करें ये औषधियां, दांत की समस्या से राहत पाएं। दांत की समस्या के लिए आयुर्वेद में बहुतायत में औषधियाँ उपलब्ध हैं। अगर हम सामान्य घरेलू तौर पर उपलब्ध औषधियों की बात करें तो इसमें हम फिटकरी का प्रयोग धोने के लिए दांत वाले क्षेत्र को प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टंकण या सुहागा जो बाजार में बहुत प्रभुत्वता से उपलब्ध है, उसको भी ला करके हम घर में एक सूखे कढ़ाई में भून लेते हैं और वो सुहागा एकदम फूल जाता है। फिर उसको हम ठंडे होने के बाद पीस के उसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये जो टंकण भस्म इस प्रकार से बनती है, ये दांत के लिए नहाने के बाद लगाने के लिए एक पाउडर जैसे बहुतायत ही उपयोगी औषधि है। इसके अलावा हम दांत में जो अमलतास के पत्ते होते हैं जिसमें पीले पीले फूल खिलते हैं, वो अमलतास बहुत ही कॉमनली हमें मिल जाती है सड़क के चारों ओर। तो उस अमलतास के पत्तों के रस को भी हम लगा सकते हैं छाछ के साथ, या अमलतास के पत्तों को सुखा के उसका चूर्ण बना के छाछ के साथ उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मकोई के पत्ते अगर आपको उपलब्ध है तो उसका भी आप रस छाछ के साथ या पत्तों का चूर्ण बना के छाछ के साथ इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। मूली का बीज वो भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आप जो भी उपाय करें ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऊपर से सिर्फ साफ होने से दांत खत्म नहीं होता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अधिक पसीना आता है आपको, या आप बहुत ज़्यादा गर्मी में काम करते हैं, तो आप अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। और अगर दाद है तो आप वो जो पहने हुए कपड़े हैं उनको दोबारा पहनने से बचें, और हमेशा सूती, हल्के, जो पसीना सूख सके ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें। अपनी तौलिया, बेडशीट इनको भी नियमित तौर पर चेंज करें, अदरवाइज इसका फंगस रह जाने पर ये पुनः हो जाएगा। बाजार में इसमें हमें एक औषधि मिल जाती है विडंगा रेश, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप
वैसे कोई भी औषधि का प्रयोग आप चिकित्सक के परामर्श के बाद ही ले, वो उचित होगा। पुनर्नवासव जो हमारे पसीनों को कंट्रोल करता है, वो भी इसमें हेल्प कर सकता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, तो इसमें आप सारिवा, मंजिष्ठा, इनका चूर्ण, नीम का चूर्ण आप वो प्रयोग कर सकते हैं। नीम के अलावा आप मुस्ता, त्रिफला और ऐसी ही और औषधियाँ, विडंग, वायविडंग का जो है कृमि के लिए जो उपयोगी है, वो भी प्रयोग में आ सकता है। इस मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, हल्के सूती कपड़े पहने और सावधानी रखें, जिससे रिंगवर्म इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सके। तो आज आपने जाना भुजंगासन का अभ्यास, पवन मुक्त आसन करना लाभकारी है, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, दाद से राहत और बचाव में उपयोगी है योग, नारियल पानी, आंवला जूस, एलोवेरा का पल्प या जूस लेना उपयोगी है, सफेद पेठे का रस ले, हल्दी वाला दूध पिएं, नीम के पत्ते चबाना उपयोगी है, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड और गर्म प्रकृति वाले पदार्थों का सेवन न करें, तीखा, अचार, खटाई, बेकरी प्रोडक्ट से परहेज करें, फिटकरी से दाद को धोएं, दाद पर टंकण भस्म लगाएं, मकोई या अमलतास का रस या चूर्ण छाछ के साथ दाद पर लगाना लाभप्रद है। पसीने से राहत के लिए पुनर्नवासव और रक्त साफ करने के लिए सारिवा व मंजिष्ठा चूर्ण का प्रयोग करें। नीम चूर्ण, मुस्ता, त्रिफला, विडंगारेष्ट और वाय विडंग का प्रयोग लाभकारी है। खुजली को न करें इग्नोर, सही उपाय करने से ही मिलेगा प्रॉब्लम का क्योर। रिंगवर्म इन्फेक्शन नो चांस, प्रिकॉशंस और हाइजीन, यही है बेस्ट सेफ्टी स्टांस। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तो हमारे विशेष प्रभाग योग 360 में समग्रता से आहार, औषधि और आसन के विषय में जानने के बाद अब समय भाषा सीखने का। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में आज पुनर्पि कर लेते हैं अशुद्ध उच्चारण की प्रवृत्ति से पार पाते हुए संशुद्ध उच्चारण के साथ कुछ वाक्यों का अभ्यास। नमस्कारः। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थी हम आपके समक्ष शब्दों और वाक्यों को अभ्यास के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज इस अक्षर से जुड़े शब्दों के शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य के साथ कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। एक शब्द है ऐतिहासिक, जिसे हम अनवधानतावश या प्रादेशिकता के कारण ऐतिहासिक लिख और बोल जाया करते हैं, यह आप जान ही चुके हैं। तो ऐतिहासिक शब्द का शुद्ध उच्चारण और भी दृढ़ हो, एतदर्थ कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है सर्वविधम ऐतिहासिकम काव्यम मत्प्रियम, अर्थात सभी प्रकार के ऐतिहासिक काव्य मुझे पसंद हैं। ऐतिहासिक काव्येषु प्राचीनतमं तो रामायणमेव, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में तो सबसे प्राचीन रामायण है। तो ऐतिहासिक शब्द के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ यहाँ एक और भाषा संबंधी तथ्य जान लेना है आवश्यक, और वह यह कि प्राचीनतम शब्द को जब हम दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कहते हैं तो एक बड़ी अशुद्धि कर जाते हैं। वह अशुद्धि है सबसे प्राचीन के स्थान पर सबसे अधिक प्राचीनतम यह लिखा और बोला जाना। देखिए, प्राचीनतम शब्द में संस्कृत का एक प्रत्यय है तमप, जिसकी तुलना आप अंग्रेजी भाषा के सुपरलेटिव डिग्री से कर सकते हैं, अर्थात सबसे अधिक इस भाव को बताने वाला प्रत्यय है तमप। तो सबसे अधिक प्राचीनतम बोलने की जगह सबसे प्राचीन या केवल प्राचीनतम कहना या लिखना ही श्रेयस्कर है। यह भी हम समझें तो संस्कृत के मूल शब्दों का अन्य भाषाओं में भी शुद्धतम रूप में प्रयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस अक्षर से जुड़े कुछ अन्य शब्दों से बने वाक्यों की ओर। सर्वविधम भारत वैभवम तावत कह न जानियात, अर्थात भला कौन सभी प्रकार के भारतीय वैभव को
नहीं जानता होगा। अब वाक्यगत अभ्यासार्थ अगला शब्द है दैनिकम, जहां ऐ इस अक्षर का प्रयोग है। तो हम दैनिकम जैसे अशुद्ध उच्चारण न करें, एतदर्थ 2 वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। निर्धनेभ्यः दैनिकम दानम अवश्यम करणीयम, अर्थात निर्धनों के लिए दैनिक दान अवश्य करना चाहिए। दैनिकम वार्तापत्रम तु सर्वैः पठनीयमेव, अर्थात दैनिक समाचार पत्र तो सभी के द्वारा पढ़ा जाना ही चाहिए। इसी तरह दोषे सति तु नैतिकम उत्तरदायित्वम सज्जनः एव स्वीकरोति, अर्थात दोष होने पर तो नैतिक उत्तरदायित्व सज्जन ही स्वीकार करता है। नैतिकम प्रशासनम सर्वथा प्रशंसितम भवति, अर्थात नैतिक प्रशासन सर्वथा प्रशंसित होता है। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ ऐ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में स्वयं भी विचार करें और फिर करते रहें अभ्यास। इसी सत्परामर्श के साथ पुनरपि आगमिष्यामि इति सूचयन् नमामि सर्वान्। कहते हैं अप्राप्यम नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिनः, अर्थात जो व्यक्ति साहसी और उद्यमी है उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी अप्राप्य या असंभव नहीं है। अतः हमें लक्ष्य की प्राप्ति एवं यशः प्राप्ति के लिए साहसी बनना होगा। इसी सत्परामर्श के साथ अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्ञानार्जन के प्रति सदैव उत्सुक रहिए और हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। कल पुनः होगी आप सभी से भेंट, तब तक के लिए भवेत् तावत् शुभम मंगलम।